हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। दोस्तों, आज हमारा कंप्यूटर का प्रैक्टिस से नंबर 4 है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता एक कंप्यूटर की किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है या करती है। कह रहा है कि अगर आपको कोई भी कंप्यूटर अगर किसी की त्रुटि मुक्त गणना करता है तो उस क्षमता को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसको अगर हम बात करें तो त्रुटि मुक्त गणना करने की क्षमता एक कंप्यूटर की परिशुद्धता का वर्णन करती है। किस क्षमता का वर्णन करती है? एक्यूरेसी का वर्णन करती है। एक्यूरेसी, जैसे हम हिंदी में कहें परिशुद्धता। ठीक है, तो परिशुद्धता का वर्णन करती है, ये याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो शुद्धता इज अ राइट आंसर। ठीक है, कंप्यूटर की क्षमता जो है परिशुद्धता कहलाती है, शुद्धता कहलाती है यदि वो त्रुटि मुक्त गणना करता है तो। ठीक है, उसकी एक्यूरेसी तो कहते हैं ना, कितनी करेक्ट एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि शुद्धता कितनी है। समझ पा रहे हो ना क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि आईसीटी का तात्पर्य क्या है। आईसीटी का मतलब होता है दोस्तों इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी इज अ राइट आंसर। क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है वो इसका आईसीटी की फुल फॉर्म होती है। याद कर लेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि लॉजिक चिप का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों, लॉजिक चिप को जो है दूसरा नाम जो है इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, एक तरह से ये सीपीयू में यूज होते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये कंप्यूटर प्रोसेसिंग को जो है के यूज के लिए माइक्रोचिप का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी इज अ राइट आंसर। लॉजिक चिप किसे कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर को लॉजिक चिप कहा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि ई पीरोम में आंकड़ा यानी कि डेटा को किसके द्वारा मिटाया जा सकता है। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों, अगर हम प्राइमरी मेमोरी की अगर हम बात करें, मेमोरी प्राइमरी मेमोरी या इसे दोस्तों हम लोग मेन मेमोरी भी कहा जाता है। मेन मेमोरी, ठीक, इस बात को याद रखेंगे। प्राइमरी मेमोरी दोस्तों, आप जानते हैं कि आपकी प्राइमरी मेमोरी जो है वो दो प्रकार की होती है। एक आपकी होती है परमानेंट मेमोरी, सॉरी, एक आपकी होती है क्या? परमानेंट मेमोरी, परमानेंट। और दूसरी होती है दोस्तों टेम्परेरी मेमोरी। ठीक, टेम्परेरी मेमोरी। परमानेंट मेमोरी को दोस्तों हम जो है नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। और इसको जो है वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, वोलाटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील, अर्थात ऐसी मेमोरी, ऐसा डेटा जिसको हम परिवर्तित किया जा सकता है। और परमानेंट का मतलब होता है स्थायी, या नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है गैर परिवर्तनशील। ठीक है, ये दोस्तों आपकी जो है वो चार इसके अंतर्गत जो है परमानेंट मेमोरी के अंतर्गत आपका रोम आ जाता है। ठीक है, पी रोम आ जाता है, और ई पी रोम आ जाता है, और एक आपका ई पी रोम आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम रोम की अगर हम बात करें, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का डेटा क्या होता है? ना ही इसे इरेज किया जा सकता है, ना ही इसे बदला जा सकता है। इसे सिर्फ और सिर्फ हम लोग रीड कर सकते हैं। पी रोम का मतलब होता है, पी का मतलब होता है यहाँ पर प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल। ठीक है, बाकी रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ई पी रोम का मतलब होता है यहाँ पर, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली। ठीक, सॉरी, इलेक्ट्रिकल नहीं होगा यहाँ पर, इरेजेबल होता है। ई का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर इरेजेबल। ई का मतलब जो होता है यहाँ पर, ई का मतलब है इरेजेबल। ठीक, ऐसा डेटा, ऐसे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये क्या होता है? इसको आप इरेज कर सकते हैं, इस डेटा को आप एडिट कर सकते हैं, वो भी एक बार। एक बार इसको एडिट किया जा सकता है। और किसके द्वारा किया जाता है इसको एडिट? पराबैंगनी किरणों द्वारा इसको एडिट एडिट किया जा सकता है।
पराबैंगनी किरणों या प्रकाश के द्वारा इसको एडिट किया जा सकता है। यहाँ पर इस ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली, ठीक, इलेक्ट्रिकली। बाकी ये इसकी फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, और इसको भी इरेज किया जा सकता है। क्लियर? तो ईपीरोम जो है एक आपकी परमानेंट मेमोरी, और इसको आप पराबैंगनी किरणों के द्वारा आप इसको इरेज कर सकते हैं, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर हुआ? इसके अलावा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पराबैंगनी प्रकाश द्वारा जो है इसको इरेज किया जा सकता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर जो ईपीरोम होता है दोस्तों, इसमें जो है कुछ स्पेशल डिवाइस होती हैं, इसको इरेज करने के लिए कुछ डिवाइस यूज होती हैं, ठीक। उन डिवाइस को क्या कहते हैं? उनको दोस्तों प्रोम बर्नर कहा जाता है, प्रोम बर्नर, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। ईपीरोम को इरेज करने के लिए कुछ स्पेशल डिवाइस यूज होती है, उन डिवाइस को प्रोम बर्नर कहा जाता है, और इसको इरेज करने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसे कहते हैं बर्निंग, ठीक है। ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसे बर्निंग कहते हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? बाकी अगर हम ईईपीरोम की बात करें, ईईपीरोम को दोस्तों जो है हम फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है, फ्लैश मेमोरी, ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? तो इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक मानक विंडोज कुंजी पटल पर कुंजियों की संख्या कितनी होती है? यहाँ पर दोस्तों ये फंक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन की हम बात करेंगे, तो फंक्शन की जो है F1 से लेकर F12 तक कीबोर्ड अगर आप देखेंगे तो 12 फंक्शन की होती हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 12 इज ए राइट आंसर। बाकी टोटल एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड की अगर हम बात करें तो उसमें टोटल कितनी की होती हैं? 104 की होती हैं कीबोर्ड में, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि किसी प्रिंटर का रेजोल्यूशन मापा जाता है, किसी भी प्रिंटर का रेजोल्यूशन जो है किसके थ्रू मापा जाता है? तो ये जो दोस्तों डॉट्स प्रति इंच के रूप में मापा जाता है। क्लियर? डॉट प्रति इंच के रूप में जो है किसी प्रिंटर को मापा जाता है, उसका रेजोल्यूशन याद कर लेंगे, ये इसमें कुछ समझने का है नहीं, फैक्ट है, याद करना पड़ेगा। क्लियर? तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? GUI पर आधारित, GUI का मतलब होता है दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, ये फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इंटरफेस, ठीक, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, अर्थात इस प्रकार इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो है हम क्या होते हैं, आइकन्स का यूज किया जाता है। जो GUI का लो आइकन, इमेज वगैरह का यूज जो है ना वो GUI का पर आधारित होता है, ये बात याद रखेंगे, ठीक। आइकन्स हो गए, कुछ आपके बटन्स जो होते हैं, ये इस प्रकार के यूज होता है। आपने देखा होगा कि विंडोज जो है ना, विंडो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ाए हैं, ठीक है। विंडो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडो का जो है कुछ इस तरह का ये तो सिंबल होता है ना, तो इसमें एक इमेज जैसी यूज किया जाता है। तो विंडोज जो है आपका एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर हुआ? याद कर लेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, सॉफ्टवेयर आपने देखा होगा या हमने बताया था कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है जो मेनली 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा दोस्तों होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा जो होता है वो होता है यूटिलिटी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है इसको पुनः 3 भागों में बांटा गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो दोस्तों पुनः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपका दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, दूसरा जो होता है आपका दोस्तों लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, और तीसरा दोस्तों डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ये हम लोगों ने जाना कि सॉफ्टवेयर के ये 3 प्रकार होते हैं, और उनके अंतर्गत जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ये 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं। हमें यहाँ पर डिस्कस करना है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में दोस्तों आपके उदाहरण आ जाते हैं विंडो। विंडोज क्या है? विंडोज दोस्तों आपका एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। यूनिक्स, यूनिक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। लिनक्स,
एक आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉयड, एंड्रॉयड क्या है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। मैक ओएस, ये सभी क्या है? ये सभी दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि अगर हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर की हम बात करें तो इसके अंतर्गत आपका जो है कंपाइलर आ जाता है, कंपाइलर, असेंबलर, ठीक है, असेंबलर और इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर ये क्या है? ये सभी लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, सॉफ्टवेयर है। डिवाइस ड्राइवर के अंतर्गत आपका दोस्तों कीबोर्ड ड्राइवर आ जाता है ना? कीबोर्ड के ड्राइवर होते हैं, मदरबोर्ड के ड्राइवर होते हैं, मदरबोर्ड ड्राइवर हो गया, और आपका माउस ड्राइवर हो गया, प्रिंटर ड्राइवर हो गया। इस तरह से जो है ये आपके ड्राइवर होते हैं। बाकी एप्लीकेशन में आप जानते हैं कि एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, पेज मेकर, कोरल ड्रा, ये सब क्या एप्लीकेशन है। और यूटिलिटी में आपका जो है दोस्तों एंटीवायरस, ठीक है, एंटीवायरस जो होते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। बैकअप मेमोरी, है ना, या बैकअप प्रोग्राम जो होते हैं, जो बैकअप प्रोग्राम होते हैं वो आपके क्या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। फाइल मैनेजर, ये सभी क्या है? ये सभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर बात करा है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोगों ने जाना कि विंडो, यूनिक्स, लाइनेक्स और एंड्रॉयड। तो यहाँ पर क्या है? यूनिक्स जो है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? बाकी हम यूनिक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसको करते हैं साइड में, ये आप समझ चुके हैं। इसको हमने किया मिनिमाइज और इसको रख दिया यहाँ पर। क्लियर? हम बात करना चाहते हैं अब यूनिक्स के बारे में। तो यूनिक्स के बारे में क्या और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट बन सकता है। एक तो ये पता होना चाहिए कि यूनिक्स जो है सॉफ्टवेयर, इसको कब डेवलप किया गया। इसको जो है 1969 में डेवलप किया गया, और ये 2 व्यक्तियों द्वारा किया गया, जिनमें से आपके हैं केन थॉमसन और आपका डेनिस रिची द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये बनता है दोस्तों, ये जो है हाई लेवल लैंग्वेज में निर्मित, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखित प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यूनिक्स की अगर हम बात करें, ये जो है दोस्तों नेटवर्क एवं संचार हेतु निर्मित पहला सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखेंगे। पूछा जाता है कि नेटवर्क एवं संचार के लिए निर्मित पहला सॉफ्टवेयर कौन सा है। वो आपका दोस्तों यूनिक्स है। संचार हेतु निर्मित पहला सॉफ्टवेयर वो आपका कौन सा है? यूनिक्स है। ठीक, और हाई लेवल लैंग्वेज में लिखित पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यूनिक्स। क्लियर? बाकी जावा, एमएस ऑफिस आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जावा एक आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि कंप्यूटर भाषा जो है कोबोल किसके उपयोग के लिए होती है। दोस्तों कोबोल का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन, बी से आपका बिजनेस, ओ से ओरिएंटेड और एल से लैंग्वेज। ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? बिजनेस, बिजनेस का मतलब व्यावसायिक। ठीक, तो कोबोल का यूज जो है दोस्तों व्यावसायिक कार्य के लिए किया जाता है, ये यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है। तो कोबोल का इस्तेमाल जो है किसके लिए किया जाता है? ये आपका व्यावसायिक कार्य के लिए किया जाता है। और ये है क्या? ये आपकी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, इस बात को भी याद रखेंगे। ठीक है, कोबोल क्या है? कोबोल जो है दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज है। इसके अलावा हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल पूछे और क्या क्या है दोस्तों, जावा जो है आपका एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसके अलावा आपका बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज है। फोर्ट्रॉन आपका फार्मूला ट्रांसलेशन आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस, जावा, ये सभी क्या, जावा तो हो ही चुका है। इसके बाद दोस्तों लोगो, ये सभी क्या है? ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज ही तो है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। क्लियर? और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन बदलता है? एक तो दोस्तों आपका कंपाइलर, और दूसरा जो है इंटरप्रेटर। ये क्या करते हैं? ये दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज को किस में बदलते हैं? ये आपके मशीन लैंग्वेज में बदलते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो है सिर्फ इस मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, और मशीन लैंग्वेज जो 0 और 1 यानी कि बाइनरी नंबर में लिखी जाती है, और इन्हीं नंबर को कंप्यूटर समझता है। तो इनके लिए कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर जो है ये आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर हैं, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ।
प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि बुकमार्क किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? दोस्तों बुकमार्क जो है वो एक वेब ब्राउज़र सुविधा है। ये है क्या? बुकमार्क जो है वो एक वेब ब्राउज़र सुविधा है। इस बात को भी याद रखेंगे, वेब ब्राउज़र सुविधा, ठीक? ये एक वेब ब्राउज़र सुविधा है। इसका यूज़ जो है दोस्तों हम क्या कहें, इसका यूज़ जो है भविष्य के संदर्भ में के लिए, भविष्य के संदर्भ के लिए किसी वेबसाइट के यूआरएल, यहाँ पर है यूआरएल की सहेजने के लिए इसको किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूआरएल की दोस्तों फुल फॉर्म पूछी जाती है, जिसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है इसकी फुल फॉर्म है, और जो है इसका इस्तेमाल जो है बुकमार्क का उद्देश्य जो होता है वो भविष्य के संदर्भ के लिए जो है वेबसाइट के यूआरएल को सहेजने के लिए जो है बुकमार्क का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि डिलीट किए गए ईमेल में संग्रहित होते हैं। दोस्तों जो ईमेल डिलीट किए जाते हैं वो आपने देखा होगा, आप अगर मोबाइल में आपका ट्रेस, अगर आप कोई ईमेल डिलीट करेंगे तो वो आपके ट्रेस में जाएगी, ठीक है? अगर आप, और ये ट्रेस में ईमेल जो है ना वो 30 दिन तक स्टोर रहती है, ठीक? यकीन नहीं आता है तो मतलब यकीन का आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि आप ईमेल में जाइए और वहाँ से एक ईमेल डिलीट कीजिए तो वो आपको ट्रैश में मिलेगा, और ये 30 दिनों तक रहते हैं। अगर आप ट्रैश में भी वहाँ से डिलीट कर देंगे तो फिर आपको ये ईमेल नहीं मिलेगा। क्लियर? तो कहाँ पर मिलता है? आपका ट्रैश में मिलता है। क्लियर? ईमेल की अगर हम बात करें तो ईमेल की खोज किसने की? ईमेल की खोज जो है रे टॉमलिंसन ने की, इस बात को भी याद रखेंगे। रे टॉमलिंसन ने ही सबसे पहले @ का प्रयोग किया, और ईमेल में आप जानते हैं कि @ होता है, इसके बाद डोमेन नेम होता है, और ये आपका यहाँ पर यूजर नेम होता है, सॉरी यहाँ पर होता है यूजर नेम, और यहाँ पर होता है डोमेन नेम, ठीक है? करते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि निम्न में से क्या किसी सिस्टम को, कह रहा है कि क्या किसी सिस्टम को मालवेयर से सुरक्षित करने का तरीका नहीं है? इनमें से क्या जो है किसी सिस्टम को मालवेयर से सुरक्षित करने का तरीका नहीं है? दोस्तों मालवेयर को से सुरक्षित करने के तरीके की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तरीके क्या हो सकते हैं इससे सुरक्षित करने के लिए? तरीके हम देखें तो यहाँ पर आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो आपको दोस्तों फायरवॉल, फायरवॉल सुरक्षा का उपयोग करना चाहिए। फायरवॉल सुरक्षा का उपयोग करना चाहिए, सुरक्षा का उपयोग करना चाहिए। अगर आपको मालवेयर से बचना है तो आपको फायरवॉल सुरक्षा का उपयोग करना होगा। दूसरा दोस्तों आपका नियमित तौर पर, ठीक है, नियमित तौर पर क्या करना होगा? डेटा का बैकअप करना होगा। हमें डेटा का बैकअप समय समय पर, डेटा का बैकअप जो है वो करना होगा, समय समय पर डेटा का बैकअप करते रहना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हमको जो है पब्लिक वाईफाई, ठीक है, पब्लिक वाईफाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। पब्लिक वाईफाई का उपयोग नहीं करना चाहिए, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट कुछ तरीके होते हैं इसको। अगर दोस्तों इससे हानि किससे होती है? अगर हम दोस्तों पॉपअप को खोलेंगे, पॉपअप खोलना सुरक्षित नहीं है। पॉपअप को खोलना जो है वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, खोलना सुरक्षित नहीं है, ठीक है? पॉपअप को खोलेंगे तो आपके में डेटा चोरी हो सकता है, क्योंकि जो भी मैसेजेस आते हैं ना, पॉपअप जो है वो मालवेयर या वायरस के रूप में आपको मोबाइल हैक कर सकते हैं। तो ये तो आपका नहीं होगा, फायरवॉल से सुरक्षा करनी चाहिए। पब्लिक वाईफाई का उपयोग यहाँ पर नहीं होगा, से बचना चाहिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, मिस है, ठीक है? तो ये भी बात सही है, और नियमित बैकअप करना चाहिए, ये भी बात सही है। मतलब ये तीनों ही जो है मालवेयर से सुरक्षा करने के उपाय हैं। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा नहीं पूछा है। पॉपअप खोलना जो है ये बचने का तरीका नहीं, बल्कि इससे तो नुकसान होता है। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि लैन से जुड़ा हुआ कंप्यूटर क्या है? लैन से अगर कोई कंप्यूटर जुड़ा होता है, ये करता क्या है कि इससे हम इंफॉर्मेशन और या पेरिफेरल उपकरण को शेयर करता है। लैन जो है इनको शेयर करता है।
दोस्तों लैन की अगर हम फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन का मतलब होता है क्या, लोकल एरिया एरिया नेटवर्क, इसी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। और इसमें जो है आप 1 से 10 किलोमीटर तक की रेंज में जो है एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटरों को। और लैन का उदाहरण अगर हम बात करें तो आपने इथरनेट, ठीक, इथरनेट जो है आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क है, इस बात को भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क का क्लासिफिकेशन देखें तो जिसमें से एक आपका होता है पैन। पैन का मतलब होता है दोस्तों पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये फुल फॉर्म पूछी जाती हैं। तो आप लिख लेंगे कि पर्सनल एरिया, यहाँ पर दोबारा लिख लेंगे। पैन का मतलब होता है, फुल फॉर्म पूछ जाती है पर्सनल एरिया नेटवर्क, और ये का नेटवर्क का एक प्रकार है पर्सनल पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क का एक क्लासिफिकेशन है पैन। इसके बाद लैन हो ही चुका है, आपका डब्लू लैन होता है, एक आपका डब्लू लैन होता है। डब्लू लैन का मतलब होता है दोस्तों वायरलेस। ठीक है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क आपका डब्लू लैन होता है। इसके अलावा दोस्तों आपका होता है कैन। कैन का मतलब होता है दोस्तों कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है, एक लगभग 1 से 5 किलोमीटर जो है यहाँ पर रेंज को हम कनेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद होता है दोस्तों मैन। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो मैन का फुल फॉर्म होता है। और ये जो है लगभग हम बात करें 100 किलोमीटर की त्रिज्या है ना, 100 किलोमीटर का जो रेडियस है उसके आधार पर जो है हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक आपका होता है, हो गया आपका बैंड। बैंड जो होता है आपका दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, बैंड के थ्रू हम पूरे कंट्री को कनेक्ट कर सकते हैं, पूरे विश्व में जो है। और इसका एग्जांपल है आपका इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या होता है, आपका एक वाइड एरिया नेटवर्क है। क्लियर, तो ये फुल फॉर्म पूछी जाती हैं, इसको भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है कि एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर बटन किस टैब, यहाँ पर है टैब, टैब में उपलब्ध होते हैं। दोस्तों स्पेलिंग और जो इस तरह से आपके जो होते हैं, तो आपका रिव्यू, ठीक है, रिव्यू में जो है आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर होता है, स्पेलिंग और ग्रामर। ठीक है, तो ये आपका रिव्यू टैब में होता है। क्लियर, तो स्पेलिंग और ग्रामर बटन टैब कहाँ होते हैं, आपके रिव्यू में होता है। क्लियर, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है कि डेट डेट टेस्ट का उपयोग तब होता है, इनमें से किसका उपयोग पूछा तब किया जाता है, जब दो संगठनों द्वारा लेन देन में कागज के इस्तेमाल को इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन और डेटा संचार से प्रस्तावित किया जाता है। ठीक है, दो संगठनों के द्वारा किया जाता है, कागज का लेन देन होता है, वो कागज का लेन देन ना करके आप इलेक्ट्रिकली जो है इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन के माध्यम से संचार करते हैं। तो दोस्तों इसे जो है हम दो आईडीआई कहा जाता है। ठीक है, आईडीआई कहा जाता है, सॉरी ईडीआई कहा जाता है, ईडीआई। ईडीआई की फुल फॉर्म अगर बात करें, ई से आपका इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, डेटा इंटरचेंज। ठीक है, क्या फुल फॉर्म होती है ईडीआई की, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ठीक है, दो संगठनों द्वारा लेन देन में कागज के इस्तेमाल को इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन और डेटा संचार से प्रतिस्थापित करने को इसमें किया जाता है आपका ईडीआई के द्वारा। क्लियर, तो ये 15% थे जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, इसमें बहुत ज़्यादा बताने वाला नहीं था, अब फैक्ट जैसा ही था, याद करने वाला था। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।